हेलो दोस्तों, मैं अमित अपने ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से हम लाइट के बारे में आपको बताएंगे। और लाइट का एक पार्ट आप लोग पीछे देख चुके हैं, जिसमें मैं लाइट के चैप्टर में अर्थात प्रकाश के अध्याय में प्रकाश क्या है के बारे में बताया था तथा प्रकाश के गुण के बारे में बताया था। और आज हम उसी चैप्टर के अंतर्गत प्रकाशिकीय माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं प्रकाशिकीय माध्यम। देखिएगा, प्रकाशिकीय माध्यम, प्रकाशिकीय माध्यम का मतलब होता है, थोड़ा सा इसको तोड़ लेते हैं। प्रकाशिकी का मतलब प्रकाश प्लस माध्यम, माध्यम का मतलब होता है सोर्स, गुजरना। अर्थात सीधी भाषा में मैं एक बात कहूं तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। अब देखिएगा, बात तो समझ में आ गई है कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। यदि इसे डिनोट करना हो तो कर सकते हैं, प्रकाश जिन माध्यमों से, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है, उन्हें प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। उन्हें प्रकाशिकीय या प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब बात आती है, ये कितने प्रकार के होते हैं प्रकाशिकीय माध्यम के प्रकार? तो देखिए, जो प्रकाश के गुजरने की प्रक्रिया होती है माध्यमों से होकर, ये आपके 3 प्रकार की पाई जाती है। पहला आपका होता है पारदर्शक, पारदर्शक, पारदर्शक माध्यम। दूसरा होता है इसमें आपका पारभाषक माध्यम, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम। और तीसरा होता है आपका अपारदर्शी या अपारदर्शक, अपारदर्शी या पारदर्शक, दोनों कह सकते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश के माध्यम में हमने जाना कि प्रकाश कितने माध्यम होते हैं? 3। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम और तीसरा होता है पारदर्शक माध्यम। तो हम लोग पहले टॉपिक पारदर्शक माध्यम की चर्चा करते हैं। यदि इसको डिनोट कर ले तो इसको इरेज किया जाए। देखिएगा, पहले टॉपिक की चर्चा करेंगे पारदर्शक माध्यम की। देखिएगा, पारदर्शक माध्यम, देखिएगा पारदर्शक माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश के वे माध्यम, प्रकाश के वे माध्यम जिनमें प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए? आर पार हो जाए या कह लीजिए गुजर जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं? पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे कोई प्रकाश का सोर्स है, ये कोई वस्तु है, मैं जब यहां से प्रकाश गुजर रहा हूं तो प्रकाश के जो ये भाग हैं, ये अधिकांश भाग क्या हो जाए? इससे इस वस्तु को पार करके निकल जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं? पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। अब देखिए, बात आती है पारदर्शक में आता कौन कौन है भाई? तो देखिएगा, जो पारदर्शक माध्यम में होता है, तो पारदर्शक आपको समझ में आया कि वे माध्यम जिनमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाए या गुजर जाए, वो आपका पारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे मैं बात कर लूं कांच की, देखिएगा कांच में क्या होता है कि जो प्रकाश का सोर्स होता है, जो प्रकाश की गुजरने की जो प्रक्रिया होती है, वो अधिकांश भाग क्या हो जाता है? कांच से या कांच को आर पार कर देता है। जैसे बात कर ली जाए, जैसे मान लीजिए यहां से प्रकाश गुजरे कांच के द्वारा,
तो अब ये क्या करेगा, आर पार निकल जाएगा। इसी प्रकार मैं बात कर लूं और किसी माध्यम की, तो देखिए जैसे वायु में भी क्या होता है कि जैसे अपने आप ये क्या कहते हैं इन्वायरमेंट में देख लीजिए, तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, जैसे सूर्य से जब प्रकाश आता है, जैसे सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है, तो ऐसा देखेंगे कि अधिकांश भाग जो होता है सूर्य का या सूर्य से जो निकलने वाले प्रकाश होते हैं, ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक, ये आपका वायुमंडल हो गया मान लीजिए। जब यहां से प्रकाश पड़ना चालू होता है तो अधिकांश भाग क्या होता है, आपके वायु में आर पार निकल जाता है। तो सीधी भाषा में बात कहूं तो प्रकाश के वे माध्यम जिनमें प्रकाश आसानी से या अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, वो होता है आपका पारदर्शक माध्यम। दूसरा होता है पारभाषक। पारभाषक देखिए ये कैसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का कुछ भाग तो आर पार निकल जाता है, परंतु कुछ भाग क्या हो जाता है, रुक जाता है। अर्थात कुछ भाग आर पार हो जाएगा, यानी कि माध्यम को से पार निकल जाएगा, और कुछ भाग ऐसा होता है जो रुक जाता है। जैसे मैं बात कर लूं तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, देखिएगा जैसे आप एक इसका मतलब सेल्फ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कागज का टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा गर्मी हो रहा, अगर एक कागज का टुकड़ा ले लिया जाए और कागज के टुकड़े पे क्या किया जाए, बालों में जैसे तेल आप लगाते हैं अपने बालों में, उसको ऐसे क्या करिए, रगड़ दीजिए, और रफ करने के बाद जब उसको प्रकाश के सामने लेके जाएंगे तो जहां पे तेल लगा होगा, जहां पे मतलब कह लीजिए कि पारदर्शी के रूप में आ जाता है, वहां से प्रकाश आपका क्या हो जाएगा, आर पार निकल जाएगा। बट जो भाग अपारदर्शक के रूप में पड़ा रहता है, वहां से प्रकाश क्या होता है, आपका आर पार नहीं निकल पाता है। इसलिए जो पारभाषक माध्यम होता है, पारभाषक में क्या होता है कि पारभाषक में कुछ भाग तो प्रकाश का आर पार हो जाता है और कुछ भाग क्या हो जाता है, रुक जाता है। तेल लगा कागज हो गया। इसी तरह घिसा हुआ कांच देख लीजिए, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच में क्या होता है कि जहां पे आपका कांच घिस जाता है, देखिए कांच में एक होता क्या है कि जैसे कांच में कुछ भाग पे जब कलई की जाती है, जैसे मान लीजिए पिछला भाग है, मैं इस पे कलई कर देता हूं, तो अब देखिए होगा क्या, जब यहां से प्रकाश आता है तो टकरा के मान लीजिए रिटर्न चला जाता है, लेकिन अब कलई नहीं जहां पे होगी, जिसे मान लीजिए घिसने के बाद ये छूट जाएगा, और छूटने के बाद ये क्या होगा, प्रकाश आर पार हो जाएगा। तो इसीलिए जो घिसा हुआ कांच होता है, ये भी कैसा होता है, पारभाषक का माध्यम होता है। इसी प्रकार इत्यादि बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अब देखिएगा तीसरी बात कर लेता हूं, अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक या अपारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम। अब देखिए अपारदर्शी नाम से मालूम, पारदर्शी के से अ का मतलब लगभग ना के बराबर। तो अपारदर्शी माध्यम प्रकाश का वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश के बहुत कम भाग ही क्या हो पाए, आर पार हो पाए। जैसे मैं बात कर लूं लकड़ी की, देखिएगा जो लकड़ी होती है, दीवार हो गई, इसी प्रकार मान लीजिए आपका ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, आपके अपारदर्शक हैं, जिनमें प्रकाश की किरणें लगभग ना के बराबर क्या होती हैं, आर पार होती हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अपारदर्शी माध्यम कहा जाता है। तो पारदर्शी या पारदर्शक में अधिकांश भाग आर पार हो जाएंगे, पारभाषक में आपका कुछ भाग आर पार हो जाएगा और कुछ भाग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अपारदर्शी में, अपारदर्शी माध्यम में क्या होता है कि इनमें प्रकाश का कुछ ही भाग या कह लीजिए नाम मात्र या अल्प मात्रा में ही प्रकाश की किरणें आर पार हो पाती है, अन्यथा सारी की सारी क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो तीन माध्यम समझ में आया, पारदर्शक, अपारभाषक और पारभाषक और अपारदर्शी या अपारदर्शक। तो तीन माध्यम थे। अब अगली चर्चा कर लेते हैं प्रकाश किरण के बारे में। प्रकाश किरणें कितने प्रकार से आती हैं, आइए अब अगली चर्चा करते हैं प्रकाश किरण के बारे में। आइए अगली टॉपिक देखते हैं, प्रकाश किरण।
प्रकाश किरण। देखिए प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण क्या होता है, देखते हैं प्रकाश किरण के बारे में। तो देखिएगा, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाए तथा वह सरल रेखा में गति करे या गमन करे, सरल रेखीय रूप में गमन करे तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। बात को समझ लेते हैं। सीधी बात कह रहा है कि जब भी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए, और जब ऐसी स्थिति हो और उसी स्थिति में जो प्रकाश आर पार हो रहा है वह सरल रेखा में गति करे। सरल रेखा का मतलब होता है एक सीधे पथ पर गति करते हुए आगे बढ़े, उसे कहते हैं सरल रेखी गति। तो जब एक सरल रेखी रूप में गति करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और इन प्रकाश किरणों के समूह को, जब कई प्रकाश किरण एक साथ मिलती हैं तो उसे प्रकाश पुंज कहा जाता है। या सीधी भाषा में क्या लूं कि प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब बात आगे फंसती है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है। प्रकाश किरण तो समझ में आ गई होगी आपको कि जब भी किसी प्रकाशिक माध्यम से आपकी जब प्रकाश गुजारे जाते हैं तो प्रकाश गुजरने के बाद जब वो प्रकाश की किरणें आर पार होती हैं तो आर पार होने के बाद वह सरल रेखा में गति करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। और जो प्रकाश किरणों का जो समूह बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब बात आती है कि प्रकाश पुंज होते कितने प्रकार के हैं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे देखते हैं प्रकाश पुंज के प्रकार देख लीजिए, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा प्रकाश पुंज के प्रकार, पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। बात करते हैं पहले वाले की, अभिसारी प्रकाश पुंज की। ये इरेज कर रहा है। देखिएगा पहले तीनों का डायग्राम देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, ये तो पहला था आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा है आपका अपसारी
प्रकाश पुंज। तीसरा है आपका समांतर प्रकाश पुंज। देखिएगा, पहले की बात कर लेते हैं। जैसा कि किसी डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ये तीर को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये तीर क्या एक ही दिशा को इंडिकेट कर रही है। मतलब कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। और जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा जो होता है समांतर प्रकाश पुंज, इसमें प्रकाश के समस्त कण या प्रकाश जो होता है वह एक दूसरे के समांतर हो। समांतर का मतलब होता है समान अंतर पे, मतलब इनके बीच की दूरी और ये इनके बीच की दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। तो तीन कंडीशन होती है प्रकाश पुंज की, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। बात यदि भूलने की जहां तक होती है तो आज इसको थोड़ा सा खेल विधि में आते हैं हम लोग और खेल से समझते हैं। अभिसारी और अपसारी, समांतर की तो बातें छोड़ दीजिए, समान अंतर जैसा कि नाम से पता है या नाम से मालूम चल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समान अंतर पे हो या समान दूरी पे हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। बात यहां फंस जाती है अभिसारी और अपसारी में, कब आएगी कब जाएगी। तो एक छोटी सी बात समझिए कि ये कोई क्रिकेट का मैदान है और कई दोस्तों ने मतलब अपने में कई दोस्तों का ग्रुप है और ये क्रिकेट का मैदान है। अक्सर होता क्या है कि जब हम लोग खेलने जाते हैं तो एक दोस्त दूसरे को बुलावा देता है, वो तीसरे को बुलावा देगा, ऐसे करते करते फिर फील्ड पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति था, जैसे राम ने श्याम को कॉल लगाया और बोला यार कहाँ पे हो, तो राम ने कहा यार घर पे हैं, और श्याम ने कहा कि घर पे हैं। अब राम ने बोला अरे यार खेलने नहीं जाना है, तो बोला कि ठीक है तुम चलो मैं अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। ये व्यक्ति क्या किया, अपने घर से उठा और इस मैदान पे आ गया। राम भी अपने घर से उठा अपने मैदान पे आ गया। फिर इन्होंने मोहन को कॉल किया, मोहन भी उठा अपने घर से कहां गया, मैदान पे आ गया। तो एक बात समझ में आई कि ये तीनों अलग अलग जगहों से आकर किसी एक जगह पे क्या हो गए, मिल गए। ठीक उसी प्रकार अभिसारी में होता है कि अलग अलग प्रकाश की किरणें आकर क्या होती है, किसी एक बिंदु पे आकर मिल जाती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी का मतलब अव्यक्त आवर्थी, भोजपुरी में कह लीजिए तो अभिसारी का मतलब होता है सीधी सीधी भाषा में कि किसी एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों का क्या होना, आना या मिलना। अब दूसरी बात होती है कि जब ये क्रिकेट खेल लिए वहां से, तो जब क्रिकेट खेल लिए तो फिर एक जगह पे लोग इकट्ठे थे, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लोग बारी बारी से अपने घर को निकलना प्रारंभ करेंगे। तो ये कंडीशन हो जाती है किसकी, अपसारी की। अब चलना चाहिए, अब चलना चाहिए भाई, तो चलना चाहिए तो क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से ऐसा प्रतीत हो या ऐसा हो कि जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अपसारी कहलाता है। तो तीन प्रकाश की पुंज होती हैं, एक आपका अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। और तीनों को तीन रूप से देख लिया मैंने। अभिसारी का मतलब जब किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, अपसारी का मतलब जब किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, और समांतर में तो प्रकाश की किरणें सभी एक दूसरे की क्या होंगी, समानांतर पे होंगी, जितने भी समस्त प्रकाश की किरणें। तो ये तो बात थी हमारे किसकी, प्रकाश पुंज की। अब अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन
प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो एक चीज हमने देखा या हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है कैसे है? तो देखिएगा, कोई चिकनी वस्तु ले लीजिए या पालिशदार सतह होती है, जैसे आप देखेंगे तो जैसे शीशे को देख लीजिए या जो आप लोग आईना यूज करते हैं घरों में, तो देखेंगे कि जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो जब आप इसको ऐसे मतलब क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, घुमाते हैं तो एक परछाई नुमा बनता है। तो ये प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। ऐसे ही देख लीजिए, कोई चिकनी सतह हो, जैसे कोई लकड़ी हो, जैसे आप बेड देखते हो या फिर कोई मतलब जिसपे ऐसी लकड़ी हो जिसका मतलब पॉलिश किया गया हो, जब उसे प्रकाश पड़ता है तो उस पड़ने के बाद वो जाता है, उस पर पड़ता है और पड़ने के बाद टकरा के फिर पुनः किसी दिशा में क्या हो जाता है, लौट आता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलती होंगी। तो ये सारी घटनाएं क्या होती हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण होती हैं। यानी सीधी भाषा में बात करूं तो जब प्रकाश किसी चिकनी वस्तु या जब प्रकाश किसी चिकनी वस्तु का पालिशदार सतह, जैसे देखिए ये बोर्ड ही हो गया, तो बोर्ड क्या आपका चिकना है, पालिशदार चिकनी है वस्तु है, और जब चिकनी वस्तु है जब इसे प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश क्या होगा, रिफ्लेक्शन करके क्या होगा, मतलब आपके तरफ पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश की परावर्तन की घटना। तो जब प्रकाश किसी चिकनी वस्तु या पालिशदार सतह पर पड़ता है तो वह पड़ने के बाद वापस लौटता है। और इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई कि जब कोई वस्तु जब प्रकाश किसी चिकनी सतह, किसी पालिशदार सतह पर पड़ता है तो पड़ने के बाद वह क्या होता है, पड़ने या टकराने के बाद वापस आता है, और वापस आने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन होता कैसे ये देख लेते हैं। तो देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसका डायग्राम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पालिशदार सतह है, ये कोई आपकी क्या है, पालिशदार सतह है, जिसको मैंने एक नाम दे दिया M और इधर दे दिया M'। इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसे क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए, यहां से मैंने प्रकाश को इस पे आपतित किया। आपतित का मतलब होता है आने से। जब यहां पे प्रकाश आपतित हुआ और जब यहां पे आके टकराया, आपतित का मतलब पड़ने से, अर्थात इसी कारण इसको आपतित किरण भी कहते हैं। आपतित किरण। अब देखिए, जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद अब ये पालिशदार सतह है तो जाहिर सी बात है इससे आर पार ये नहीं जा पाएगा, और जब इससे आर पार नहीं जाएगा तो पुनः ये किसी दिशा में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाता है। और जब रिटर्न हो जाता है तो ये तरफ तो आई तो इसे आपतित कहते हैं, और जब परावर्तित होती है तो इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, या जाती है तो इसे कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। अब एक बात तो समझ में आ गई कि आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और आने के बाद जब ये टकराती है पारदर्शक पृष्ठ से या परावर्तक पृष्ठ से तो ये क्या होती है, किसी मार्ग में लौट जाती है, और जो लौटने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और इनके बीच में ये कैसे लंब पड़ता है, ये मान लीजिए इसको O दे दिया और यहां पे मैंने दे दिया N। ये अब जो ON होता है इसे कहते हैं हम लोग अविलंब, और अविलंब जो होता है
अब अभिलंब के बाद इसमें दो घटनाएं होती हैं। देखिए, एक एंगल यहां से बन रहा है और एक एंगल यहां से बन रहा है। अब ये जो एंगल बनता है, अर्थात जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल बनता है, इसे कहते हैं हम लोग आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और दूसरा देखिएगा, जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो दो घटनाएं होती हैं आपका, एक आपका होता है आपतन कोण का और दूसरा होता है परावर्तन कोण का। आपतन कोण कहां कहां बनेगा? तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनेगा। और परावर्तन कोण कहां कहां बनेगा? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। तो ये तो बात थी हमारे किसकी, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। अब देखिए, अब इसमें एक बात समझिएगा कि जो ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। दूसरी बात कि जिस एंगल पे ये किरण आपतित होगी, ठीक उसी एंगल पे क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। मतलब यहां से दो कंडीशन बनती हैं। पहला कि जिस एंगल पे आपतित किरण आएगी, ठीक उसी एंगल पे क्या हो जाएगी? परावर्तित होगी। दूसरी बात कि जो आपतन मतलब आपतित किरण के कारण जो एंगल बना आपतन कोण, जो परावर्तित किरण के कारण बना वो परावर्तन कोण, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक बात समझ में आई कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिएगा, अब एक बात और, परावर्तक पृष्ठ मैंने आपको बता दिया कि ऐसे पृष्ठ जिसके पिछले भाग पे पॉलिश किया गया और प्रकाश पड़ने के बाद या प्रकाश टकराने के बाद रिटर्न हो जाए, वो आपका कौन सा घटना होता है? परावर्तन का घटना होता है। और परावर्तन में आपकी इतनी कंडीशनें बनती हैं। पहला क्या कि जिस एंगल पे आएगी उस एंगल पर परावर्तित हो जाएगी। दूसरा, आपतित किरण के कारण जो एंगल बनेगा आपतन कोण, परावर्तित किरण के कारण जो एंगल बनेगा परावर्तन कोण, और दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको नोट किया जाता है आपतन कोण को I से, और ये परावर्तन कोण को नोट किया जाता है R से, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अब देखिएगा, अब आगे की बात करते हैं। देखिएगा, अब इसी के आधार में बात कर लेते हैं, जो ये परावर्तन होता है ये कितने प्रकार से होता है। तो परावर्तन आपका दो प्रकार से होता है। पहला होता है आपका, पहला जो होता है ये होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है आपका अनियमित परावर्तन। जैसा कि नाम से ही मालूम चला है, नियमित का मतलब एक रूप से और अनियमित का मतलब होता है टेढ़े रूप से। तो देखिए, जो चिकनी सतह होती है, यदि चिकनी सतह से परावर्तन होता है तो ये परावर्तन आपका नियमित परावर्तन में आता है। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे उबड़ खाबड़, अर्थात जिसे कह लीजिए कि रफली टाइप हो, मतलब कहीं पे उठा हुआ भाग मिले परावर्तक पृष्ठ में, कहीं पे दबा हुआ भाग मिले, तो इनमें कैसा परावर्तन होता है? अनियमित। जैसे यहां से निकलेगा तो ये किसी और एंगल पे होगा, यहां से निकलेगा तो ये किसी और एंगल पे होगा, यहां से निकलेगा तो ये किसी और एंगल पे होगा। तो ऐसे परावर्तन आपके क्या कहलाते हैं? अनियमित परावर्तन कहलाते हैं। और ऐसे परावर्तन क्या कहलाते हैं? नियमित परावर्तन कहलाते हैं। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक आपका नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में जो परावर्तन का परावर्तक पृष्ठ होता है यह एक समान होता है, या कह लीजिए समतल होता है, या कह लीजिए चिकनी सतह होती है, समतल सतह होती है, जिसके कारण इसमें नियमित परावर्तन होता है। और अनियमित परावर्तन में परावर्तक पृष्ठ असमतल पे होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है? अनियमित परावर्तन होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे परावर्तन के नियम की। तो यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।